बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि नगेंद्र हम पढ़ रहे थे, नगेंद्र वाली जो पुस्तक है, उससे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को, इनको पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। और इस पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से रीतिकाल पहले पढ़ा हमने, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के प्रमुख कवि, आधुनिक काल पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने भारतेंदु काल को पूर्ण किया। भारतेंदु काल के सभी कवियों को विस्तार से पढ़ा। ठीक है। उसके बाद आज हम द्विवेदी युग के कवि पढ़ रहे थे। तो द्विवेदी युग के जितने भी प्रवृत्तियाँ थी, पहले तो विशेषताएं पढ़ी हमने सारी। मैंने कहा था प्रवृत्तियाँ, विशेषता, स्वरूप और लक्षण अगर ये दे दिया जाए तो सबका मतलब एक ही है। इसके अलावा जब हमने द्विवेदी युग के कवियों को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी चेतना के बारे में, उनकी काव्य पृष्ठभूमि को समझा हमने। क्योंकि जाहिर सी बात है कि द्विवेदी युग के कवियों की जो पृष्ठभूमि होगी वो द्विवेदी युग की स्वयं की विशेषता भी होगी। और ये द्विवेदी कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आप सबको भली बात पता होना चाहिए। 1884 कब जन्म हुआ था? 1864 में हुआ था ना। हाँ, 1864 में जन्म हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 1884 में हुआ था पिताजी का, शुक्ल जी का। और अपने 1907 में होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप कंफ्यूज मत होना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे नहीं है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कवि हमने पढ़े, जिसमें मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा हमने, नाथूराम शर्मा शंकर को पढ़ा हमने, दया प्रसाद शुक्ल सन्नेही को पढ़ा, राय देवी प्रसाद पूर्ण को पढ़ा। और ऐसे तमाम कवि जो भी सबसे इम्पोर्टेंट हो सकते थे सबको विस्तार से पढ़ा, उनकी रचनाओं को विस्तार से पढ़ा। और अगर कोई पंक्ति महत्वपूर्ण हो सकती थी उसको विस्तार से समझा हमने, है ना। रिवीजन करते रहना, बिल्कुल बिना रिवीजन आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई काम का, ठीक है ना। 10 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और 10 की 10 आपने पढ़ ली, बेकार है बिल्कुल, अगर रिवीजन एक का भी नहीं किया। लेकिन 10 में से 4 चीज़ें पढ़ी है आपने और 4 का रिवीजन कर लिया ना, तो वो 4 चीज़ें पढ़ने वाला बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। तो अन्य कवि आज हमको पढ़ने थे, जिसमें से एक अन्य कवियों की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त को हम मानते हैं कि ये द्विवेदी युग में है, क्योंकि इनकी जो काव्य रचना है ना वो द्विवेदी युग के अंतर्गत ज़्यादा हुई है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना इनका वो क्या शिव शंभू के चिट्ठे वगैरह जिनसे ज़्यादा फेमस हुए हैं ये, इस वजह से, ठीक है ना। तो अभी तो हम काव्य रचनाओं पे बात कर रहे हैं, तो काव्य रचना देख लेते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जो है वो 1865 में जन्म होता है। जन्म याद रखो इनका। और ये देखो, स्फुट कविता में संकलित है, स्फुट कविता, बिल्कुल याद नहीं रखनी आपको ये चीज़ें, ठीक है ना। ये अच्छे अनुवादक, कवि और अपने समय के बहुत कुशल संपादक हैं। परिमाण में थोड़ी बहुत कविताएं इनकी लिखी है। राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम की कविताओं का मुख्य विषय है। अरे हमको याद ही नहीं करना ना कि किसकी कविता क्या विषय है। जाहिर सी बात है द्विवेदी युग की जो विशेषता है वो द्विवेदी युग के कवियों की भी विशेषता होगी ही होगी। लाला भगवान दीन को हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो लाला भगवान दीन ने क्या किया था, खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ही सफलतापूर्वक काव्य रचना की है। 1866 में इनका जन्म होता है। इसके अलावा इनके बारे में कोई खास रत्न नहीं पढ़ना। बस याद रखना ये काव्य रचना पंक्तियों में कभी पूछ ले या काव्य रत्नाएं पूछे तो वीर पंचरत्न, वीर बालक और वीर सतरानी नाम से किसने लिखे हैं ये? यार एक सेकंड यार, मेरा कॉल आ रहा है, एक सेकंड को, है ना। कॉल क्लास में वो कॉल ब्लॉक नहीं किया था मैंने यार, कॉल ब्लॉक कर देता, एक सेकंड को यार। कॉल ब्लॉक कर देता हूँ। अभी क्या है, वो सारे बधाई वाले मैसेज आ रहे हैं आप सभी दोस्तों की अनुकंपा से। पीएचडी में एडमिशन हो चुका है फाइनली, राजस्थान विश्वविद्यालय में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। पहले छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है जो मेरे खुद के ही जिले के आसपास है, उसमें मैंने ट्राई किया था तो उसमें नहीं हुआ था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। लेकिन वही वाली बात है कि जब ईश्वर ने आपके लिए कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो, ईश्वर ने कोई आपके लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो तो आपका सिलेक्शन वही होता है। वो कॉल वगैरह आ रहे थे, मैं उनको ब्लॉक कर रहा था, ठीक है ना। तो वो अब नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। अभी करते हैं अपन कि वीर शत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न इसी प्रकार की रचना है। नवीन बीन इसका एक अन्य कविता संग्रह है। उर्दू की तर्ज पर लिखी इनकी नेत्र संबंधित कुछ उक्तियाँ ये रही। कहो तो आज कह दे आप, आपकी आंखों को क्या समझे, सीता सुंदर मृगद मुक्त, मृग मद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। ये बिल्कुल काम के नहीं है, बिल्कुल याद नहीं करनी आपको, ठीक है। लाला भगवान दिन की ये कुछ कविताएं या कुछ काव्य रचनाएं हमने पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हम काव्य रचनाएं पढ़ रहे हैं सब कवियों की, बाद में अन्य गद्य विधाओं पे ध्यान देंगे अपन, ठीक है ना। इधर से देखो आप, सैयद अमीर अली मीर नाम से कवि हुए हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनको भी मतलब ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना, ठीक है ना।
ये बिल्कुल याद नहीं रखना आपको, उलाहना, पंचवटी, अन्योक्ति शतक वगैरह। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं भौमास्त्र बुद्ध, बिल्कुल ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भौमास्त्र बुद्ध जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कामता प्रसाद गुरु की। वैसे तो ये इनका ग्रंथ पूछा जाता है व्याकरण संबंधित है ना, परंतु इनकी ये रचना भी पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है ना, भौमास्त्र वध नाम से रचना किसकी है। ठीक है, इसके अलावा तो इनकी रचना में कोई इस पंक्ति पेज में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म जालरा पाटन जयपुर में हुआ था, ये भी काम के नहीं है अपने। रूप नारायण पांडे वगैरह ये भी काम के नहीं है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि रूप नारायण पांडे जो है लखनऊ में जन्म हुआ था, नागरी प्रचारक, इंदौर माधुरी पत्रिकाओं के सफलतापूर्वक संपादन किया था। एक इंदू पत्रिका प्रसाद जो निकालती थी वो अलग है, एक इंदू पत्रिका है जो बहुत पहले निकलती थी। ठीक है ना, और एक बात और याद रखना अब इम्पोर्टेंट है कि रूप नारायण पांडे जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ये जो अन्य कवि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ ये द्विवेदी युग में इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, और भी नीचे चलते हैं अपन तो। ठीक है, पशु पक्षियों तथा इनकी सहानुभूति का प्रसार है। इन्होंने संस्कृत और बांग्ला काव्य में सरस अनुवाद भी किए हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो कभी आ जाए ना कि वन वैभव किसकी रचना है, वन वैभव, अब जाहिर सी बात है जो पशु पक्षी से प्रेम करेगा वो कौन होगा, रूप नारायण पांडे। रूप नारायण पांडे जो है वो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं और पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूति वाली रचनाएं लिखी है। तो रूप नारायण पांडे को इतना सा याद रख लेना, बाकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। लोचन प्रसाद पांडे, सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि लोचन प्रसाद पांडे जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं, बाकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गोपाल शरण सिंह, गोपाल शरण सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्होंने द्विवेदी युग में काव्य रचना लिखी है, बस इस वजह से इंपॉर्टेंट है, बाकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीचे चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इनकी कविता में जीवन की विविध दशाओं के भावपूर्ण चित्र मिलते हैं। माधवी, मानवी, संचिता और ज्योतिषमती इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना हो, पर ये रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। माधवी और मानवी और संचिता, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है बेटियों के नाम है, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। तो ये हम मान सकते हैं कि गोपाल शरण सिंह है ना, गोपाल शरण सिंह। कैसे भी करके याद कर लो कि गोपाल के पास जो भी गोपियाँ थी ना उनका नाम ये था, माधवी, मानवी और संचिता। जबकि मानसी रचना हम पढ़ के आए थे वो है फुटकल काव्य का संग्रह है रामनरेश त्रिपाठी का। जबकि पथिक, स्वप्न, मिलन ये सारे के सारे खंड काव्य हैं। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे, ये प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ठीक है ना, रंजीत जी और ये रशिका जी आपके लिए खुशखबरी है, लास्ट में बताऊंगा। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। बाकी ठीक है, इनमें बिल्कुल हमको याद नहीं रखना है। मुकुटधर पांडे को थोड़ा सा हमको याद रखना है, क्योंकि कुछ कवि इनको छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी मानते हैं। हालांकि उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि मुकुटधर पांडे जो है वो प्रकृति के उपासक है और 1895 में जन्म हुआ है इनका। कभी कभी पूछ लेता है, उतना ज़्यादा इनका नहीं पूछेगा, गौण कवि है ये, वैसे याद रखना। ये माधवी, मानवीर, संचिता जो रचनाएं हमने पढ़ी है ये है ठाकुर ठाकुर गोपाल शरण सिंह की। इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक बा, आगे चलते हैं। काव्य की श्रीवृद्धि, ठीक है, ये होएगा, ये अपने काम का नहीं, छोड़ दो इसको बिल्कुल भी। ब्रजभाषा काव्य, देखो कोई भी जब काव्य प्रवृत्ति चलती है तो वो किसी एकदम से नहीं मर जाती है, कि ऐसा नहीं कि बस एकदम से उसका प्रभाव रुक गया है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटे छोटे मात्रा में ही उसकी रचना जो है वो होती रहती है। तो बात माने कि खड़ी बोली का और ब्रजभाषा का द्वंद्व जो है भारतेंदु काल में चल रहा था और ब्रजभाषा को प्राथमिकता दी गई थी भारतेंदु काल में काव्य के संबंध में। पर इसका तात्पर्य ये तो नहीं है ना कि द्विवेदी युग में आती बिल्कुल शून्य मात्रा में लिखी जाएगी। यार इतने सालों से, कम से कम 500 साल, 1000 साल से ब्रजभाषा लिखी जा रही है, एकदम से कैसे खत्म हो जाएगी ये बताओ। आज भी 2024 में भी ऐसे कवि वर्तमान में विद्यमान है या फिर है उपस्थित जो ब्रजभाषा में रचना करते हैं। तो भारतेंदु काल में खड़ी बोली और ब्रजभाषा को जो तीव्र विवाद विवाद चल रहा था ना, द्विवेदी युग में वो लगभग समाप्त हो चुका था। ठीक है ना, हालांकि गद्य की सर्वस्वीकृत भाषा खड़ी बोली स्वीकार भी कर ली थी, पर क्या होता है ना कुछ कवि लिखते ही हैं। ठीक है ना, अब जैसे कुछ कवि जो है खड़ी बोली में कविता कर रहे थे, इसमें श्रीधर पाठक, हरिओद, नाथुराम शर्मा शंकर के नाम मुख्य है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा
ये जो रचना है जो ब्रजभाषा में है, इन कवियों का नाम हम पढ़ते हैं खड़ी बोली हिंदी के लिए, पर इनकी जो रचना है ना जो खड़ी बोली के लिए विख्यात है, जैसे कश्मीर सुषमा, हरिबोध की रस कलश, ये ब्रजभाषा में उल्लेखनीय है, ठीक है ना? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न भी ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने तो भाई अधिकांश जो रचनाएँ हैं वो ब्रजभाषा में लिखी है, ठीक है ना? इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, और तो इनके बारे में कोई डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे पंक्तियाँ दी हुई है वो भी याद नहीं रखनी है। इसी प्रकार खड़ी बोली में वीरों की उत्साहवर्धक कथाओं के प्रणेता दीन का ब्रजभाषा में लिखा हुआ ताजमहल विषय पद्य नीचे दिया हुआ है, वो भी अपन को नहीं पढ़ना, ठीक है? सत्यनारायण कवितन सत्यनारायण कविरत्न सत्यनारायण कविरत्न के बारे में दे रखा है कि सत्यनारायण कविरत्न की कविता पर यत्किंचित युग चेतना का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। नारी शिक्षा के विषय में भ्रमर दूत की यशोदा कहती है। अब देखो हमको पता है कि भ्रमर गीत परंपरा में हम भ्रमर दूत नाम से जो ग्रंथ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम सत्यनारायण कविरत्न का। पहले हम परमानंद दास, नंददास, सूरदास इनको पढ़कर आ चुके हैं कि इन्होंने भ्रमर गीत लिखा है, और कहीं न कहीं सभी के भ्रमर गीत परंपरा में थोड़ा-थोड़ा अंतर तो मिलता ही है कहीं न कहीं। तो सूरदास और नंददास अष्टछाप के शिष्य होकर उनके काव्य में, उनके भ्रमर दूत में ही या उनके भ्रमर गीत में ही अंतर है। तो सत्यनारायण कविरत्न तो आधुनिक काल के कवि हैं, उनके भ्रमर दूत में अंतर कैसे नहीं मिलेगा? तो इसमें यशोदा क्या कहती है भाई कि नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी, जे स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, और निरखी हाल मेरी प्रथम, लेऊ समझे सब कोई, और विद्या बल लई मत मर परम, अबला सबला हुई लखो अजमाई के। कुल मिला के बात यह है कि इस समय जो यशोदा है, राधा है, इन सबको सबको जो देश है ना उनको प्राथमिकता देने का मन है, या फिर वो देश को प्राथमिकता दे रही हैं। विरह में वो कहीं न कहीं नारी शिक्षा को नहीं भूले हैं, देश की जो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, इनको नहीं भूले हैं वो, ठीक है ना? इन सब के बावजूद भी। तो ये आधुनिकता में लिखे गए भ्रमर दूत की विशेषता कही जा सकते हैं। जैसे कि प्रिय प्रवास जो लिखा है श्री कृष्ण राधा का, उसमें राधा का विश्वव्यापी रूप दिखाया गया है ना? ये वाली पंक्तियाँ हम यहाँ पे पढ़ कर आए हैं। पंक्तियाँ याद नहीं रखनी, बस याद रखना है आपको, ये ग्रंथ वगैरह। नीचे चलते हैं, क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट? हाँ, देखो जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न 2 ऐसे कवि हैं, जिनकी मात्र कविताओं में अधिकांश मात्रा में ब्रजभाषा मिलती है, शायद लगभग 90% मिलती है, और ये दोनों द्विविध युग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि काल प्रवाह की चिंता न आधुनिक युग में भी तथ्य और कथन शैली दोनों ही दृष्टि में मध्यकालीन आदर्श को स्वीकार करने वाले कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इनके पूर्वज हरियाणा के प्रसिद्ध नगर पानीपत के निकट सफीदो नामक कस्बे में रहते थे, जो कई पीढ़ी पहले काशी में आ गए थे। रत्नाकर जी ने बीए कर ली थी, आगे चलकर फारसी में एमए भी कर ली थी, किंतु कुछ कारणों से ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, एमए करना चाहते थे पर इच्छा पूरी नहीं हो सकी। कुछ दिनों ये आवागढ़ रियासत के कोषाधिकारी रहे, और फिर अयोध्या नरेश के नीचे सचिव के रूप में कार्य किया। उनके स्वर्गस्थ होने पर उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित महारानी अयोध्या ने इन्हें निजी सचिव के रूप में रख लिया। ये बिल्कुल काम की नहीं है। बोला काम की, फिर क्या है? काम की ये है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या है? किस उपनाम से ये उर्दू में कविता करते थे? रसा उपनाम से भारतेंदु को पढ़ा हमने, अब्रू उपनाम से हमने बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज को पढ़ा हमने, इधर से हमने शंकर राम से नाथूराम शर्मा को पढ़ा हमने, इधर से हमने त्रिशूल नाम से गया प्रसाद शुक्ल सनई को पढ़ा। परंतु जति उपनाम से करते थे कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जैसे जगन्नाथ, जैसे जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं भी करते थे। बस इतना सा याद रखना है। उद्धव शतक नाम से इनकी एक बहुत श्रेष्ठ कृति है। उद्धव शतक बहुत प्यारी कृति है, उसके बहुत प्यारे प्यारे छंद है। मुझे याद थे एक टाइम पे, तो अभी तो पता नहीं, कोशिश करूंगा। ये दे रखी है यहाँ पे, बिल्कुल दे रखी है, वो जो छंद मुझे याद हुआ यहाँ पे लिखा हुआ, अभी मैं पढ़ दूंगा अर्थ समेत। देखो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। उद्धव शतक ये देखो 1929 में लिखी है। गंगा गंगा अवतरण है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार लहरी नहीं है इंपॉर्टेंट, हिंडोला इंपॉर्टेंट है। बस ये तीन रचनाएं जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इनको पढ़ने पे ऐसा लगेगा कि 1929 और 1930 में ऐसा लग रहा है कि हम रीतिकाल के किसी कवि को पढ़ रहे हैं। कैसा? ये देखो कि भेजे मन भावन के उधो के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जमे लगे। कि भेजे मन भावन की, अरे जो हमारे मन को भाते हैं ना, कौन भाते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल। उन्होंने जब उद्धव को भेजा, और ये गाँव में जब पता चली ना कि कृष्ण ने किसी को भेजा है, तो सबसे पहले तो ये लगता है कि यार ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण भी स्वयं आ गया हो, चलो चल के देखते हैं ऐसा। बिल्कुल, तो
उद्धव सेम टू सेम श्री कृष्ण के समान दिखते थे, वैसे ही लंबाई, कद काठी वगैरह थी, वैसे ही हाव-भाव वैसे ही प्रकार से, उनके हाथ-पैर वैसे सुंदर, वैसे देखा जाए तो प्रकार से कि उनके मोर-मुकुट वगैरह सब, तो आँखें चंचल नहीं थी, उद्धव ज्ञानी थे और कृष्ण तो एकदम बिल्कुल कभी इधर आके और कभी उधर आके, है ना? वो पंक्तियाँ आती तो है ना, वो इंद्रेश जी महाराज गाते हैं ना कि क्या बोलते हैं? तुमरे नयन में मोटो-मोटो कजरा, कि तुम्हारे नयन में देखो कितना प्यारा-प्यारा, मोटा-मोटा, काला-काला काजल लगा हुआ है। लेकिन हमारे नयन में तुमरे नयन में मोटो-मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे यार! इतना बढ़िया लगता है मुझे कि बस प्राण त्याग दूँ, बस ऐसा है बिल्कुल सुनते-सुनते। निकलते नहीं है ना यार, ये तो मतलब भक्ति की पराकाष्ठा होती है कि जब ये सब हो जाए तो। ये उद्धव शतक देखो कितना बढ़िया लिखा है ना कि भेजे मन बावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगे, कहे रत्नाकर भुवलन की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी। तो रत्नाकर कहते हैं कि सारी गोपियाँ, सारे ग्वाले, नंद नंद और यशोदा सबके सब दौड़-दौड़ के आने लग गए उसके पास कि चलो चिट्ठी-पत्री भेजी, चलो पढ़ते हैं ना। कि उज की पग कंजनी के पंजनी पे, पेकी पाती चाती छोहन छबे लगी। तो बीच में उद्धव जी को बिठा लिया है, चारों तरफ गोपियाँ हैं, एकदम से पूछ रही है वो, उछल-उछल के देख रही है कि कैसा है कृष्ण का दोस्त, कैसा है कृष्ण का दोस्त? ऐसा लग रहा है कि कृष्ण तो है नहीं है कहीं, कृष्ण तो नहीं है ना कहीं। तो वो उछल-उछल के देख रही है उनको। ठीक है? तो अगली पंक्ति में क्या लिखा है? क्या पूछती है वह? कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहने सबे लगी। पूछ रही है, बोला यार मेरे बारे में कुछ लिखा है क्या? बोला बता यार बता। मतलब बता यार मेरे बारे में कुछ लिखा है क्या था बिल्कुल? क्योंकि सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा था ना कृष्ण ने, तो ऐसा उस खत में जो चिट्ठी लेके आए थे। इतना बढ़िया था, अब सोच के देखो यार 1900 कहाँ 1930 और कहाँ इतनी बढ़िया पंक्तियाँ। तो वो फेमस थे ये। इनके द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर, सबको पता है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर वही है। अब सोच के देखो जिस बंदे ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है, तो वो क्या वो योग्य नहीं है कि जब इतनी प्यारी पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है तो, है ना? बहुत मधुर पंक्ति है। तो बिहारी सतसई की टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर के नाम से, जिसके लिए शुक्ल जी ने कहा है ना कि ये जो ग्रंथ संपादित हुआ है, ऐसा शायद ही हिंदी में कोई ग्रंथ संपादित हुआ हो। तो बिहारी कृत सतसई का विद्वतापूर्ण टीका सहित प्रमाणिक संस्करण है। इनके अतिरिक्त इन्होंने कवि कुलकंठाभरण, दीप प्रकाश, हम्मीरहट का भी संपादन किया है, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और रत्नाकर की उद्धव शतक की पंक्तियाँ हमने पढ़नी है। ठीक है ना? कौन थी ये? जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत बढ़िया। ऐसे चलते सत्यनारायण कवि रत्न पे, ठीक है? तो दीजिए आपने बहुत बढ़िया चीज़ छोड़ दिया, आपने इतना बढ़िया छंद पढ़ाया था अभी मैंने। सत्यनारायण कवि रत्न, 1880 में जन्म होता है इनका। जिला अलीगढ़ के सराय नामक गाँव में थे ये। बाल्यावस्था में माता-पिता के स्नेह से वंचित रह गए थे। ये चीज़ें हालाँकि अपन को नहीं पढ़नी है सब चीज़ें, और 1910 में ये सब चीज़ें नहीं जाननी हमको। देखो क्या पढ़ना है इनके बारे में, कि आरंभ में ये परंपरागत ढंग से विनय पद और समस्या पूर्ति लिखते थे। बाद में प्रौढ़ रचनाओं में भक्त और देश प्रेमी कवि हो गए। इनकी कविता में अत्यंत भावुकतापूर्ण एवं निराडंबर है। देखो निराडंबर शब्द ऐसा है जो पॉजिटिव है, अर्थात ज़बरदस्ती का दिखावा नहीं है कविता में। लेकिन जब शब्दाडंबर आ जाए ना, ज़बरदस्ती का कि आडंबर युक्त है, अर्थात दिखावा ज़्यादा कर रखा है, एक प्रकार से देखा जाए ना तो जानबूझ के पद डाल रखे हैं, तो वो नेगेटिव बात हो जाएगी। प्रकृति का भी मनोहारी चित्रण किया है और ब्रजभाषा का सहज प्रयोग किया है। भक्ति परक पद किसी भी भक्त कवि से कम नहीं है का, किंतु ये भक्ति के पदों में भी देश की दशा को विस्मृत नहीं कर पाते हैं। इसी भांति भ्रमर दूत के परंपरागत प्रसंग में देश प्रेम का समावेश कर दिया है। देखिए ये हम पढ़कर आ चुके हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हृदय तरंग है और एक प्रेम कली है। तो जाहिर सी बात है जब किसी के हृदय में प्रेम उपजेगा तभी वो भ्रमर दूत लिख सकेगा। और ये कौन है? सत्य बात है ये। क्या बात है ये? सत्य बात है कि जिसके हृदय में प्रेम उपजेगा वही भ्रमर दूत लिख सकेगा। तो ये याद रखना आप, हृदय तरंग, प्रेम कली और भ्रमर दूत नाम से जो रचनाएं हैं, इसकी रचनाएं ये सत्यनारायण कवि रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमर दूत में राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई है। सेम टू सेम लाइन छपेगी, एग्जामिनर बिल्कुल मेहनत नहीं करता है कि वो अपनी तरफ से कुछ विशेषता देखकर ऑप्शन में दे दे, नहीं। भ्रमर दूत में राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई है, बिल्कुल हुई है, और यही वो ऑप्शन में देगा। ठीक है ना? लॉर्ड मेकाले की प्रसिद्ध रचना है मॉरिशस का भी इन्होंने अच्छा अनुवाद किया है, बिल्कुल किया होगा पर हमको नहीं पढ़ना।
हृदय तरंग, प्रेम कली और भ्रमर दूत। अगला चलते हैं अपन, ये हो गया। उसके बाद नीचे देखो मूल्यांकन, क्योंकि अब अन्य गद्य साहित्य पढ़ेंगे नहीं तो काव्य धारा पढ़ी थी हमने नगेंद्र जी के पुस्तक में। गद्य और पद्य एक साथ ही दिया होता है, लेकिन पहले काव्य का विवेचन होता है, बाद में गद्य साहित्य का। तो द्विवेदी युग कविता सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है ना, ये कविता राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है। और आपको भली भांति पता है, आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं, इसका जवाब आप आराम से खुद लेक्चर दे सकते हैं द्विवेदी युग के बारे में, भारत हिंदू युग के बारे में। इस युग की राष्ट्रीयता सांप्रदायिक और प्रांतीयता से ऊपर उठकर अति उदार और व्यापक राष्ट्रीयता है, ठीक है ना। ये फर्क है संकुचित राष्ट्रीयता में और पूर्ण राष्ट्रीयता में। मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान, स्वार्थ त्याग और पारस्परिक वैमनस्य को दूर करने की अमोघ प्रेरणा देकर इन कवियों ने असंकीर्ण राष्ट्रीय भावना को विकसित किया है। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों को बल भी प्रदान किया है। द्विवेदी कालीन कवियों ने जातीय जीवन की बड़ी मार्मिक और रचनात्मक आलोचना की है। उन्होंने उसके शुभ पक्ष को प्रोत्साहित किया है और अशुभ पक्ष को तिरस्कृत किया है। जहां उन्होंने सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक आडंबर और निरर्थक रूढ़ियों पर प्रहार किया है ना, वही जो परंपराएं श्रेष्ठ थी उनका समर्थन और पोषण भी किया है। वस्तुतः इस युग की कविता का सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत सबल है, उसी में उसकी शक्ति निहित है। प्रस्तुत युग में एक नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण ग्रहित होता है। सामान्य मानव के गौरव की प्रतिष्ठा पहली बार इस युग में ही दिखाई देती है। तो जितने भी सकारात्मक चीजें दिखाई देना आपको द्विवेदी युग के बारे में, तो ऑप्शन समझ लेना, सटीक है वो, सही एक प्रकार से। महिमा मंडित ही नहीं, शुद्र और तुच्छ भी काव्य का काव्य विषय बने हैं। द्विवेदी युग में काव्य का विस्तार हुआ है अच्छी तरीके से। सब विषय काव्य उपयुक्त हो सकते हैं। अपना अपना मत प्रकाशन करने की सबको स्वतंत्रता है। इस प्रकार के मत का प्रचार भारत हिंदू काल में भी हो गया था। ठीक है, इस छोड़ देते हैं अपन, बिल्कुल काम का नहीं है। बोलचाल की भाषा हमने बात करी, लेकिन किस प्रकार से खड़ी बोली यहाँ पे एक प्रकार से जो है सुदृढ़ हो गई, ठीक है ना। अब इस काल में किस प्रकार का काव्य लिखा गया? महाकाव्य लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। खंड काव्य लिखा गया, लघु काव्य लिखा गया, मुक्तक लिखे गए, ठीक है ना। सामान्यतः द्विवेदी युग में नीरस, इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता कहा जाता है। सामान्यतः द्विवेदी काव्य को उपदेशात्मकता क्यों कहा जाता है? जब किसी को आप उपदेश दोगे ना तो इतिवृत्तात्मकता आ जाएगी, लंबे लंबे वर्णन, बस लंबे लंबे बातचीतें जो है वो आई जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एक सीमा तक ये बात भी ठीक है कि नए नए काव्य में विषय और अपरिमार्जित भाषा को स्वीकार करने के कारण कुछ वर्षों तक प्रयोग की स्थिति बनी रहती है। प्रयोगकालीन कविताओं में निश्चय ही भाव प्रवणता का थोड़ा बहुत अभाव रहता ही है, ठीक है ना। किंतु यह भी निश्चित है कि धीरे धीरे इसमें मधुरता और सरसता और भावपूर्णता आती चली जाती है। प्रिय प्रवास, साकेत, जयद्रथ वध, यार जाहिर सी बात है, हम जब कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 10 रचनाओं के बाद जो रामचरितमानस रचना है या फिर साकेत जैसी रचनाएं लिखी जाएगी ना, ऐसी बात थोड़ी ना। एक तो अपन को खड़ी बोली हिंदी भी लिखना है जिसमें कभी काव्य लिखा ही नहीं गया है, ऊपर से समाज की भी उपेक्षा नहीं करनी, समाज को साथ लेकर भी चलना है। तो हो सकता है कभी उसको प्राथमिकता देना नहीं चाहता हो, लेकिन उसको देनी पड़ रही हो क्योंकि उस समाज समय की डिमांड है वो। तो हो सकता है शुरू शुरू में रस ना आए उसी वैसी कविता में, लेकिन अंत में तो रस आएगा ही सही ना किसी न किसी रचना में। तो अभी जैसे कि सभी कवि हो सकता है कि भक्ति पर नहीं लिख पाए, श्रृंगार बेहतरीन लिख पाए, श्रृंगार तो और ज़्यादा बेहतरीन लिख नहीं पाए, वीर रस जबरदस्त लिख पाए। हो सकता है वीर रस जबरदस्त लिख पाए लेकिन नारी के शोषण पे, समाज के कर्तव्य पे नहीं लिख पाए, सिर्फ देशभक्ति पे लिख पाए। तो थोड़ी बहुत कमियां हैं, इनके साथ काम करते करते ही उस पर धार आ पाती है, ठीक है ना। प्रिय प्रवास, साकेत, जयद्रथ वध, मिलन आदि रम्य भावपूर्ण रचनाएं तथा भारत भारती, वीर पंचरत्न, प्रभृति ओजपूर्ण। तभी तो कहा है ना कि सामान्यतः कहा जाता है नीरस, इतिव्रतात्मक और उपदेशात्मक। ऐसा प्राय हमेशा नहीं कहा जाता, ऐसा है। काव्य में सदुपदेश और उच्चादर्शों का समावेश अंततः ही बना रहा है, क्योंकि वो द्विवेदी कालीन सिद्धांत, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, यही अनुरूप है। ये मैत्रेयी गुप्त की पंक्तियां है ना, ये केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैत्रेयी गुप्त की पंक्तियां हैं, बड़ी फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक बा, ठीक बा, आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी तो समग्र द्विवेदी काव्य, द्विवेदी युगीन सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार और उच्च आदर्शों का काव्य है। इसमें विषयगत अपार वैविध्य और व्यापकत्व मिलता है। इस युग में सभी काव्य रूपों का सफल प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय इसी कालखंड का है। छंद के क्षेत्र में जो वैविध्य इस युग में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि इस युग की अधिकांश कविता में अपेक्षित गहराई नहीं है, लेकिन कलात्मक समृद्धि भी नहीं है, किंतु राष्ट्र के उद्बोधन, है ना, जागरण, सुधार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अद्भुत सामर्थ्य
और खड़ी बोली के स्वरूप, निर्माण और संस्कार के कारण हिंदी काव्य के इतिहास में द्विवेदी युग का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। कि ठीक है यार, जो गहराई होती है ना कविता की, कविता गहराई कब होती है, जब सीधा सीधा उसका अर्थ समझ में नहीं आकर गहराई में उसका अर्थ खुले। अब सीधी सीधी बात अगर हम कहेंगे ना, तो हो सकता है कि वो कविता नीरस बन जाए, उसमें उतना मजा नहीं आए। परंतु द्विवेदी युग में ये बातें हमको मिलती है कि ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं अपेक्षित गहराई नहीं है, कलात्मक समृद्धि उतनी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं यार उसने आगे आने वाले कवियों के लिए एक भाषा का तो उत्थान कर दिया ना कहीं ना कहीं। पहले जब ब्रजभाषा लिखी जाती थी, उसमें करना शब्द को कीनो, करियो, ठीक है ना, इस प्रकार से करत अलग अलग शब्दों में यूज किया जाता था, तो वो एक प्रकार से व्याकरण सम्मत नहीं थी। तो द्विवेदी युग ने खड़ी बोली को प्रामार्जित करने के लिए, एक स्थिर भाषा करने के रूप में और एक प्रकार से काव्य की विविधता के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान तो दिया है ना। राष्ट्र के उद्बोधन, जागरण, सुधार, इन सबको लेकर पहले से पृष्ठभूमि क्रिएट कर दी है। तो आगे के कवियों को लिखने के लिए और अपने विषय को विस्तार देने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल गया उनको। तो द्विवेदी युग की भाई अवहेलना तो कभी की नहीं जा सकती। वो बात अलग है कि द्विवेदी युग का काव्य स्थूल कहा जाता है और छायावाद का काव्य सूक्ष्म कहा जाता है। सूक्ष्म कैसे कहा जाएगा यार? सूक्ष्म और स्थूल में इतना ही फर्क है यार, कि जैसे किसी ने चलती चलती बात कह दी, कोई भी यार ऐसा है बिल्कुल, कि तू यार क्या बोलते हैं, मैं जैसे कोई एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि यार ऐसा है कि तूने सुबह का अखबार पढ़ लिया क्या? जैसे मान लो मैंने किसी का, तूने सुबह का अखबार पढ़ लिया क्या, और सामने वाला रिप्लाई देता है कि पढ़ाई तो नहीं यार, पढ़ लेता तो आज कुछ और ही लाइफ होती है शायद। बिल्कुल हो गया ना सूक्ष्म वाली बात। अर्थात उसने वो नहीं कहा है अखबार के संदर्भ में, तो कहा ही है, लेकिन उसने जीवन के संदर्भ में भी कह दिया सामने वाले ने कि यार पढ़ाई तो नहीं यार, पढ़ लेता तो आज जीवन का अर्थ ही कोई हो जाता। इसे कहते हैं सूक्ष्म वाली बात है साहब, बिल्कुल कि गहराई में अर्थ खुलता है। लेकिन एक होता है ना कि पढ़ना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से मोटी मोटी पंक्तियां, जिसमें डायरेक्ट ही अभिधा में लिखा जाए, गहराई में अर्थ नहीं खुले, सीधा सीधा अर्थ समझ में आए, तो उसमें उतनी माधुर्यता नहीं आ पाती है। ठीक है ना, तीन प्रकार की कविताएं होती है, आपको पता है ही सही। ओज गुण की, माधुर्य वाली, और एक जिसे कहते हैं ना यार, वो क्या बोलते हैं, शायद अभिधा वाली है ना, अभिधा वाला जिसे काव्य बोलते हैं। तो उसमें उतना ज़्यादा रस नहीं होता है, सिर्फ अभिधा जिसे कहते हैं ना, सीधा जैसा दिखा वैसा लिखा, वो वाली प्रवृत्ति ज़्यादा विद्यमान रहती है। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। तो आज यार मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, आधे घंटे की क्लास हो पाई है। और तो खुशखबरी है ही सही यार आप सभी के योगदान से, क्योंकि जब यहाँ मैं पढ़ा पाता हूँ और आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाता हूँ, तो मेरा भी अनुभव हो रहा है, ठीक है ना, और मुझे भी कंटेंट याद हो रहा है। तो उसी की बदौलत है क्या, जो है पीएचडी में सिलेक्शन हो चुका है फाइनली। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए भी। तो ये मेरी ही एक अकेले की जीत नहीं है, सच में ये आप सबकी जीत है वाकई में, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं लोग वाकई में। और उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बस जुड़े रहना यार, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलो तो बाय बाय।